Hey everyone, this is Kritika Pandey, second year BMS student. I hope you all are doing fine. तो प्रीवियस वीडियो के बाद मुझे कोरा पे काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई थी टू मेक वीडियो ऑन फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट्स. अगर आप BAMS कंसिडर कर रहे हो इस बार, आप ये सोच रहे होगे कि फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको टैकल कैसे करना है. तो कुछ लोग संस्कृत को लेके डरे भी हुए होंगे. सो हम इस वीडियो में बात करेंगे BAMS के फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स के बारे में कि कैसे पढ़ना है और उनमें क्या क्या होता है. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप टू द वीडियो. So basically we have 5 subjects in first year. First one is Kriya Sharir, which is physiology. Second one is Rachana Sharir, which is anatomy. Third one is Padarth Vigyan एवं आयुर्वेद का इतिहास. Fourth one is मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदयम. And the fifth one is संस्कृत. फर्स्ट वन इज क्रिया शारीर विच इज फिजियोलॉजी. इसमें 50% हमारा मॉडर्न का पार्ट होता है और 50% आयुर्वेदा का पार्ट होता है. आयुर्वेदा में हम 3 दोषों के बारे में, 7 धातुओं के बारे में और 3 मलों के बारे में पढ़ते हैं. आपको अभी ये टर्म समझ में नहीं आएंगे कि क्या होते हैं. बेसिकली आप ये समझ लो कि जो वात पित्त कफ होते हैं वो कहाँ पे फ्लो करते हैं, उनके बॉडी में जगह कहाँ पे होती है, उनका गुण क्या क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं. ये सारी चीज़ें आपको क्रिया शारीर की बुक में मिलेंगी. एंड मॉडर्न में वी गोना स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हमारा ब्लड एंड ऑल. जो भी आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में NCERT में पढ़ा था उसके इलाबोरेटेड फॉर्म होगा. फिजियोलॉजी हमारे लिए थोड़ी सी अच्छी रहती है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि इसका फाउंडेशन आपका NCERT से ही बन गया होता है. तो पढ़ने में भी मजा आता है और आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में भी आएगा. मेरा भी फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी फेवरेट रहता था. इसमें स्कोर करना भी अच्छा रहता है अगर आप ध्यान दे रहे हो. आपको समझ में सबसे ज़्यादा यही सब्जेक्ट आएगा. ओके, स्ट्रैटेजी टू टैकल फिजियोलॉजी. तो पहले हम बात करेंगे श्लोक की. श्लोक हमको कौन कौन से याद करने होते हैं. पहले आप ये समझ लो कि कुछ लोग सोचते हैं कि हम आयुर्वेदा में जाएंगे, उसमें जितने क्वेश्चंस आएंगे हमको सब श्लोक के फॉर्म में आंसर करना होता है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है. श्लोक हमको पढ़ने होते हैं बट सब बेसिक और इम्पोर्टेंट श्लोक पढ़ने होते हैं. जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के हैं, जो 10 मार्कर या 15 मार्कर में पेपर में आ रहे हैं, उनके श्लोक पढ़ने होते हैं. या फिर देखो, जो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर या थर्ड चैप्टर, जो इंट्रो वाले चैप्टर होते हैं जिसमें किसी चीज़ का इंट्रो दिया जा रहा है, उसके बारे में हमको उसकी डेफिनेशन बताई जा रही है, वो वर्क कैसे करता है वो बताया जा रहा है, तो वो वाले श्लोक हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं. तो किसी भी चीज़ की इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है वो वाला श्लोक अगर आप लर्न करते हो तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा. और वो आता भी है जनरली लिखने को. ऐसा नहीं है कि हर एक, हम जितने सारे चैप्टर्स पढ़ रहे हैं उनमें सारे के श्लोक हमको याद होने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है. जब आप जाओगे क्लास में आपको टीचर्स भी बताएंगे कि ये वाला बेसिक है, ये वाला लिखने को आता है, तो ये आप लर्न कर लो. टीचर्स क्लास में पूछते भी रहते हैं श्लोक, तो आप खुद मतलब थ्रू आउट द सेशन आप इतने बार बताओगे वो श्लोक, इतने बार रिवाइज हो जाएगा आपको कि एग्जाम तक आपको खुद वो रट जाएगा. और अगर नहीं भी होता है, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, आपको श्लोक बिल्कुल नहीं याद हो पा रहे हैं, संस्कृत आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो रही है, तो उसके लिए आप हिंदी पढ़ो अच्छे से. हिंदी या इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप पेपर देने वाले हो वो अच्छे से पढ़ो. उसकी हिंदी लिख के आना प्रॉपर अच्छे से. जो संस्कृत में दिया हुआ था वही चीज़ हिंदी में लिख के आ जाना, तो वो भी अच्छा रहता है. तो ऐसा नहीं है. पर अगर बहुत लोग आपको ये बोलते होंगे कि श्लोक इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर नहीं याद हो रहा है तो छोड़ो, बिल्कुल ही पूरा हिंदी में लिख के आ जाना, पूरा इंग्लिश में लिख के आ जाना. तो ये मैं बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको आगे जाके PG क्रैक करनी है. और तो आपको आगे जाके PG क्रैक करनी है या फिर आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर, जो भी आप एग्जाम्स देने वाले हो, तो उन एग्जाम्स में डायरेक्टली भी श्लोक के फॉर्म में क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर अभी से आप हैबिट डेवलप कर लेते हो श्लोक को लर्न करने की, तो आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. क्योंकि आपको सिर्फ BAMS तो करनी ही नहीं है, आप आगे भी जाके अगर कुछ करोगे कुछ भी, तो थोड़ा से बेसिक लेवल के श्लोक आपको याद करने पड़ेंगे. तो मेरा तो यही आपको सजेशन रहेगा कि आप श्लोक याद करने की थोड़ी सी टेंडेंसी डेवलप करो. और फर्स्ट ईयर से जब ट्राई करने लगोगे तो आपको आने लगेगा. फिर बार जैसे जैसे लर्न करोगे बाद में आपकी आदत हो जाती है और आपको याद भी होने लग जाता है. तो हमको यही सोच के चलना है कि हमको बेसिक वाले लर्न करने हैं, जो टीचर्स बता रहे हैं और जो प्रॉफ एग्जाम में इम्पोर्टेंट है वो वाले तो हमको करने ही करने हैं.
मॉडर्न पार्ट में मैकेनिज्म्स आर इम्पॉर्टेंट, जैसे हम पढ़ते थे एनसीईआरटी में, उसमें भी काफ़ी मैकेनिज्म्स इम्पॉर्टेंट होते थे। तो पूरा मैकेनिज्म का फ्लो चार्ट अपने नोट्स बनाओ और फिर वो मैकेनिज्म पता करो और उसको समझ के करना है मॉडर्न पार्ट। इवन आप अपने साथ एनसीईआरटी रख सकते हो हमेशा, उसको बेसिक समझने के लिए। जो भी एक्स्ट्रा एज के लिए आपको पढ़ना होगा वो आप फर्स्ट ईयर की बुक से पढ़ो और एनसीईआरटी रखो अपना एक बेसिक समझने के लिए, तो ये मॉडर्न भी आपका ईजिली टैकल हो जाता है। ओके, नंबर 2 इज एनाटमी। एनाटमी में मॉडर्न पार्ट ज़्यादा होता है एंड आयुर्वेदिक पार्ट इससे थोड़ा सा कम होता है। तो पहले ये बता दूं कि आयुर्वेदिक पार्ट से ज़्यादा आपको मॉडर्न पार्ट ज़्यादा अच्छे से करना है। एंड मॉडर्न पार्ट में हम वही पढ़ते हैं बोन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, उनके मसल्स अटैचमेंट्स के बारे में। वैदिक पार्ट में हम पढ़ते हैं कि आचार्यों ने क्या बोला था, आचार्यों की बोन्स की काउंटिंग क्या थी, उनकी मसल्स की काउंटिंग क्या थी, उन्होंने शरीर के बारे में क्या बताया था, उसके डेवलपमेंट के बारे में क्या बताया था। तो जो भी हमारे डिफरेंट आचार्यों ने बोला था वो हम पढ़ते हैं आयुर्वेदिक पार्ट में। स्ट्रैटेजी टू टैकल एनाटमी, फर्स्ट वन इज ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी इज अ थिंग जो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगी एनाटमी के लिए, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा ह्यूज है। लास्ट तक आपको लगता है कि दिमाग से सब कुछ स्किप हो जाएगा, हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे। अगर आपको ये भी लग रहा है कि हमारी रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, हम सब कुछ खुद से कर लेंगे, तब तो वेल एंड गुड। पर मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चों को इतना सब कुछ रिटेन नहीं रह पाता है, तो उसके लिए मैं ग्रुप स्टडी बताऊंगी आपको कि ग्रुप स्टडी करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा भी जो एग्जाम में हमारा 15 से 20 दिन पहले हमने ग्रुप स्टडी स्टार्ट कर दी थी और हम जाते थे, मतलब 4-5 फ्रेंड्स की ग्रुप स्टडी होती थी, उसमें ही हम एक दूसरे से पूछते थे कि, और हम पहले से डिसाइड कर लेते थे कि हाँ ठीक है तू ये पढ़ के आएगी, तू ये पढ़ के आएगी, और सब पढ़ के आते थे, फिर एक दूसरे से सुनते थे। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है और बेनिफिशियल रहता है और उसमें आउटपुट भी अच्छा निकलता है। एनाटमी के लिए मैं यही बोलूँगी कि और अगर आपकी कोई रूममेट है, आपकी कोई फ्रेंड है, तो आप लोग 2 लोग भी डिस्कस करके पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा रहता है। सेकंड वन इज श्लोक कैसे करना है। श्लोक का वही है, इसमें भी आपको बेसिक वाले करने हैं। पहले तो फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर जो है उनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता है आयुर्वेदा पार्ट में, तो उनके श्लोक आपको करने हैं। और एक और बात रहती है कि कुछ लोग ये करते हैं कि रट के पूरा श्लोक ही चले जाते हैं और हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये भी होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा कंटेंट आप लेके दिमाग में जाओगे और वहाँ पे 1-2 श्लोक मान लो दिमाग से स्किप हो गए, उनका पहली लाइन याद है, दूसरी लाइन भूल गई, तब वहाँ पे आपको हिंदी काम आती है। तो ये अगर आपको हिंदी याद है तो आप प्रॉपर उसकी हिंदी लिख के आ जाओगे तो वो अच्छा रहेगा। तो इसलिए जब भी आप कोई श्लोक लर्न कर रहे हो तो उसकी हिंदी भी प्रॉपर लर्न करो कि ठीक है अगर हम वहाँ पे भूल गए तो हम हिंदी लिख के आएंगे। तो दोनों आपको अपने साइड से रेडी रखनी है। तो ये आपकी एनाटॉमी की स्ट्रैटेजी होगी। नंबर 3 इज पदार्थ विज्ञान एवं आयुर्वेद का इतिहास। इसमें क्या होता है, हम पदार्थ विज्ञान में जनरली मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, द्रव्य के बारे में, उनके गुण के बारे में, उनके कर्म के बारे में। अभी आपको ये सब टर्म समझ में नहीं आ रहे होंगे, पर वंस यू एंटर इनटू BAMS आपको समझ में आएगा। इस सब्जेक्ट में अनलाइक फिजियो एंड एनाटॉमी आपको कभी कभी लगेगा कि हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनमें मोस्ट ऑफ चीज़ें हमारी बॉडी के बारे में होती हैं, तो हम जल्दी ईजिली रिलेट कर लेते हैं। कभी कभी मेरे को पदार्थ विज्ञान में ऐसा लगता था कि मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ, पर ये सब्जेक्ट ईजी है क्योंकि आप साथ साथ में बस पढ़ते जा रहे हो, तो इसमें चीज़ें जल्दी याद हो जाती है, जल्दी ग्रास्प कर सकते हो आप, और इसमें मतलब बच्चे स्कोर भी अच्छा कर लेते हैं। तो इसमें बस यही है कि आपको डेली पढ़ना है एंड इसमें बस यही है कि आपको डेली पढ़ना है। स्ट्रैटेजी टू टैकल पदार्थ विज्ञान। तो स्ट्रैटेजी, इसमें कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है कि यही आपको करना पड़ेगा। इसमें आप बस डेली अगर आप थोड़ा आधा या 1 घंटा दे रहे हो तभी ये ईजिली आप कर सकते हो। पर एक चीज़ मैं बोलूँगी कि इसमें श्लोक आपको हर एक जो भी आपके चैप्टर्स होंगे उनमें आपको इंट्रोडक्टरी श्लोक वो आपको लर्न करने हैं, जो डेफिनेशन वाले श्लोक होते हैं। तो इसमें जनरली क्या होता है कि डेफिनेशंस लिखने को बहुत आती है, हर एक चैप्टर की डेफिनेशन आ गई, उनके बारे में आ गया, उनके बारे में डेफिनेशन, उनके लक्षण वगैरह, जनरली उसको लक्षण बोलते हैं। तो वो अगर आपको लिखने को आया तो वहाँ पे आपको श्लोक लिखने होते हैं, और इसके श्लोक काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो वो हर एक सब्जेक्ट का जो इंट्रोडक्टरी श्लोक होता है, हर एक चैप्टर का जो इंट्रोडक्टरी श्लोक होता है वो अगर आप लर्न कर लोगे तो इसमें अच्छा जाता है।
इसमें 25% आयुर्वेद की हिस्ट्री भी रहती है। ये पार्ट थोड़ा सा बोरिंग होता है एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगी कि हिस्ट्री वाला पार्ट आप थोड़ा बाद में स्टार्ट करो, पहले आप जो मेन कंटेंट है वो पढ़ो। हिस्ट्री वाला पार्ट क्योंकि 25% रहता है तो आप बाद में भी स्टार्ट करोगे तो प्रॉफ एग्जाम तक आपका ईजी हो जाता है। इसमें जनरली हमको बताया जाता है कि कौन से आचार्य कब आए थे, उन्होंने इस सेक्टर में क्या क्या डेवलपमेंट्स की, उन्होंने क्या क्या बताया, उनकी थ्योरीज के बारे में, उन्होंने बुक्स कौन कौन से लिखी, तो जनरली ये सब बताया जाता है। तो ये सब आप बाद में भी, ये जनरली हमारा जो रटने वाला पोर्शन होता है, तो इसमें लर्न ही करना है, तो अगर आप बाद में भी स्टार्ट करोगे तो हो जाता है, इसके लिए कोई डरने वाली बात नहीं है। बस फोर्थ वन इज मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदयम। तो ये मैं पहले बता रही हूँ आपको कि मौलिक सिद्धांत एवं अष्टांग हृदयम एंड द सेकेंड वन इज एनाटमी। इन दोनों में काफ़ी सारे बच्चों की बैक आती है क्योंकि इनका सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है और इसमें काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लास्ट में ये स्टार्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको डे 1 से फोकस करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप लास्ट में पढ़ोगे तो पास नहीं होगे, लास्ट में पढ़ने की भी ट्रिक होती है, बहुत सारे बच्चे वैसे भी कर ले जाते हैं। पर अगर आप डे 1 से इसमें ध्यान दे रहे हो, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर रहे हो तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं आपको बोलूँगी कि लापरवाही नहीं करनी है। फर्स्ट जैसे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहना है, जैसे जैसे टीचर्स बता रहे हैं वैसे वैसे आपको करते रहना है, तो आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये स्ट्रैटेजी तो कोई स्पेसिफिक नहीं है, पर मैं ये बताऊंगी कि आपको ये सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट क्यों है आपके लिए, क्योंकि ये एक टाइप, इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आयुर्वेद में अगर आपको फाउंडेशन डेवलप करनी है तो आपको अष्टांग आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, मतलब सब्जेक्ट्स तो सारे इंपॉर्टेंट है, पर अगर आपकी अष्टांग अच्छी होती है तो इसका आपको काम आता है जब आप सेकेंड ईयर में चरक संहिता पढ़ोगे और आगे सुश्रुत संहिता पढ़ोगे, तो डिफरेंट डिफरेंट संहिताएं पढ़ोगे, तो उसमें इसके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो एक बार अगर आपने बात कफ की डिटेल्ड नॉलेज पढ़ ली, उनके बारे में कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर लिया, फाउंडेशन डेवलप होने के बाद आगे जाके आपके लिए इजी हो जाता है। तो मेरे को ये लगता है कि अष्टांग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको डे 1 से फोकस करना है और अच्छे से पढ़ना है। नंबर 5 इज संस्कृत, जिससे एस्पिरेंट बहुत ज़्यादा डरे होते हैं, और इसके बारे में मैंने आपको पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि संस्कृत के लिए इतना ज़्यादा डरे हुए नहीं रहना है। इसमें हमारा 50-50% का रेशियो होता है लिटरेचर और ग्रामर का। लिटरेचर में तो वही स्टोरीज वगैरह रहती हैं आपकी और कुछ श्लोकास रहते हैं, और अगर ग्रामर में देखोगे तो सारे हमको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा संधि, समास और संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय, वही चीज़ें जो हम हिंदी ग्रामर में पढ़ते थे वो संस्कृत में पढ़ाई जाती हैं। क्योंकि श्लोक आपके 4 साल रहेंगे, तो अगर आपको एक बार ये विभक्ति वगैरह समझ में आ जाती हैं तो आगे जाके आपके लिए श्लोक को समझना इजी हो जाता है। तो क्योंकि हमको आगे भी तो पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर में ही करना है। तो बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है संस्कृत, उसके बाद संस्कृत काम नहीं आती है। तो अगर ये मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एस्पिरेंट्स अगर इस कोर्स में एंटर कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। मेरे टाइम पे मेरे को नॉलेज ही नहीं थी, पता ही नहीं था कितने सब्जेक्ट इंग्लिश में होते हैं, कितने सब्जेक्ट हिंदी में होते हैं, संस्कृत में क्या होता है, संस्कृत आगे काम भी आती है कि नहीं आती है। तो जो लोग बताते हैं, आप जनरली ये सब चीज़ें आपको स्टूडेंट से पता करनी चाहिए, क्योंकि वो ही सही तरीके से बता सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या एक्सपीरियंस करा है। बाकी सारे लोग आपको यही बताएंगे कि संस्कृत तो एक सब्जेक्ट होता है जो फर्स्ट ईयर में होता है, सेकेंड ईयर से उसका काम नहीं आता। देखो, संस्कृत सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़नी नहीं पड़ेगी, पर उसका जो उसके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो यूज होंगे, क्योंकि श्लोक जो है वो हर साल रहेंगे। तो श्लोक अगर समझना है तो थोड़ी सी संस्कृत यूज होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आपका ग्रामर पोर्शन स्ट्रांग होगा तो आपको आगे जाके वो काम आएगा। क्योंकि मेरी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, तो मैंने क्योंकि लापरवाही करी थी, मैंने भी अपना लिटरेचर अच्छे से करा था और ग्रामर उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं समझा था, पर मेरे को अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आगे आने वाले जो भी बैचेस होंगे, अगर वो ग्रामर पे फोकस करेंगे तो आगे जाके आपके लिए अच्छा होगा। बाकी तो लिटरेचर आपकी जो है वो इंटरेस्टिंग होती है, उसमें स्टोरीज होती हैं, आपको खुद पढ़ना अच्छा लगता है, तो वो आपका अगर प्रॉपर एग्जाम तक आपका खुद भी अच्छा हो ही जाता है। That's all for today's video. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो गिव योर फीडबैक्स इन कमेंट सेक्शन. Bye bye.